अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइज़ हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहे थे वन शॉट वीडियो के ऊपर, और हम ये क्लास 8 की बात करें। यहाँ पे हमने इससे पहले ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है रिप्रोडक्शन एंड एनिमल के ऊपर, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे और रिवीजन के लिए जो इंपॉर्टेंट थे हमने वो वहाँ पे डिस्कस किए। अब हमारा जो टारगेट है, हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं लाइट को। क्या हमारा टारगेट है, यहाँ पे हम लाइट को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे और जो भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं हम उनको यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। ऑफ कोर्स मेरा पता है आप सबको, मेरा नाम रिहान है, एंड अगर इसके पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को विजिट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है वो क्या है, लाइट है भाई। लाइट देख लेते हैं, लाइट होता क्या है। अगर आपको कोई पूछता है भाई लाइट क्या है, तो आप लाइट की क्या डिफिनेशन करोगे, लाइट किस चीज़ का नाम है। ऊपर यहाँ से स्टार्ट किया गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बट फर्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट द लाइट, व्हाट एक्चुअली लाइट इज। ठीक है, तो लाइट की एक छोटी सी डिफिनेशन लिखोगे, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट क्लियरली। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब लाइट जो है उसकी वजह से इंसान देख पाता है। अच्छा, आप देखते हो डिफरेंट कलर की चीज़ें देखते हो, आपने रेड ब्लैक कुछ भी देखा, असल में आप उनको किस तरह से देख पाते हो, उसका जो मेन मैकेनिज्म उसके पीछे या जो मेन साइंस है वो है लाइट। ठीक है, वहाँ से लाइट पड़ती है, लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों के पास जाती है, और आफ्टर ऑल दैट तुम किसी चीज़ को देख पाते हो, आप आराम से उन चीज़ों को देख पाते हो और उनको डिफरेंशिएट कर पाते हो। खैर, ये लाइट का मैकेनिज्म है, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। फिलहाल मुझे बताना था लाइट होता है क्या है। और एक बात याद रखना, लाइट जो होती है इन द फॉर्म ऑफ बंडल ट्रेवल करती है, मतलब छोटे छोटे बंडल ट्रेवल करती है, बट ये करती है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि ये जो बंडल है इस तरह से टेढ़े टेढ़े चलेंगे, इस तरह से अब ये चला गया, बट लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन बट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। इसको क्या बोलते हैं, पैकेट कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं। और पैकेट के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं फोटॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटॉन्स, PHOTON। प्रोटॉन नहीं है, ये फोटॉन है। क्या बच्चे, ये फोटॉन है। हमने अभी तक क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, बट जब लाइट के केस आते हैं तो उसमें आ जाता है फोटॉन आ जाता है। क्या आ जाए, फोटॉन आ जाता है। और लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, क्या होता है, स्ट्रेट लाइंस। और याद रखना, लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। आपकी कौन सी वेव है, मतलब ये जब ट्रेवल करती है तो इसको मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है। मिसाल के तौर पर हमारा यहाँ पे सन है, ये हमारे पास आ गया सन, और ये यहाँ पे क्या आ गई, अर्थ। आप देखोगे यहाँ से लाइट की रेज आती हैं अर्थ के ऊपर, आती हैं ये। अच्छा, यहाँ भी बीच में स्पेस है, वैक्यूम है, तो यहाँ से मतलब हमने क्या देखा, जो लाइट होती है उसको मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब वो उस पर मटेरियल पे मीडियम पे डिपेंड नहीं है यहाँ से वहाँ जाने के लिए। जिस तरह हमने इससे पहले पढ़ा था, मिसाल के तौर पर यहाँ पे अर्थ है, ठीक है, ये है अर्थ, और यहाँ पे दो बंदे हैं, ये आ गया पिंटू, ये आ गया मिंटू, दो बंदे हैं। जब ये एक दूसरे से बात करेंगे तो ऑफकोर्स यहाँ पे एयर होगी जो इसकी बात उठाकर यहाँ तक लेके जाएगी और इसकी बात उठाकर यहाँ तक लेके जाएगी। अगर यही दो बंदे चांद पे जाते हैं तो यहाँ पे ये एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट मतलब बात नहीं कर पाएंगे। इसका मेन रीज़न है कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होगा और इसका मतलब मीडियम नहीं है इनकी बात यहाँ से लेकर यहाँ कैरी करने के लिए। तो सिंपल अगर हम देखें तो हमारा जो साउंड होता है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। और हम अगर लाइट की बात करें तो एक ट्रांसवर्सल वेव्स है। इतना हो गया क्लियर अच्छी तरह से, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। या बोल सकते हो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर बोलोगे तो वो सीधा ठीक बैठता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अब इसको खत्म करने के बाद हम पढ़ लेते हैं भाई रिफ्लेक्शन होता क्या है या रिफ्लेक्शन का मैकेनिज्म क्या है। देख लो क्या, रिफ्लेक्शन व्हेन द लाइट फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब किसी भी सरफेस है, किसी भी, मैं सीधा यहाँ पे लिखने की कोशिश करूंगा। हमारे पास सपोज एक स्मूथ सरफेस है, जब यहाँ पे लाइट फॉल करेगी और रिफ्लेक्ट बैक करेगी, इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। सिंपल आसान है। सपोज एक रेज यहाँ से निकलती है और एक सरफेस है, इस पर टकराती है, यहाँ पे मैं सरफेस बना देता हूँ, और जब ये रिफ्लेक्ट बैक होती है तो इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। हो गया इतना क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों। दैट्स वंडरफुल। डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं क्योंकि आपको एग्जाम में ओवरऑल डेफिनेशन ही लिखना होती है। कहता है द व्हेन द लाइट फॉल ऑन द एन ऑब्जेक्ट इट बाउंस बैक, मतलब इट बेंड बैक द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक, या इट सेंड बैक द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डेफिनेटली आपको पता होगा। एक और चीज़ पे यहाँ पे फोकस कर लेते हैं, एक होता है लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जो ऑब्जेक्ट लाइट को इमिट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट। जिनके पास अपनी लाइट होती है, खुद की लाइट होती है, उनको क्या बोलते हैं हम, लुमिनस ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर हम क्या बात करते हैं, यहाँ पे सन की बात करते हैं। सन जो है ना भाई, सन को आपने देखा होगा, तो मतलब वो अपनी लाइट खुद पैदा करते हैं, तो उसका हम क्या बोलेंगे, लुमिनस लाइट। अच्छा, इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें तो इलेक्ट्रिक बल्ब में ऑफकोर्स उसको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, बट जो लाइट चमकती है ना उसके अंदर जो होता है उसके अंदर टंगस्टन जो भी होता है उसके अंदर जो मेटल होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बल्ब जो होता है वो ब्लो करता है, मतलब बल्ब चमकता है। उसके बाद टार्च की बात करें तो इसके पास अपनी लाइट होती है। ऐसी चीज़ें, ऐसे सब्सटेंसेस जिनके पास अपनी लाइट होती है उनको कहते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। और जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती है, अगर वो चमकते हैं तो विद हेल्प ऑफ अदर, तो इसको हम बोलेंगे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। इसमें क्या आ जाता है भाई, हमारे पास आ जाता है मून की बात करें तो मून के पास अपनी लाइट नहीं है। अच्छा, आप बोलोगे सर मून तो हम रात को चमकता हुआ देखते हैं, तो इसके पास अपनी लाइट कैसे नहीं है भाई। यहाँ पे है मून, यहाँ पे है सपोज अर्थ, मैं इसको
वो थोड़ा छोटा बनाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे हमारे पास है सन, यहाँ पे हमारे पास है मून और यहाँ पे हमारे पास है अर्थ, ठीक है ना। असल में क्या होता है, सन से रेज जाती हैं इसकी सरफेस पे टकरा कर वापस आती हैं, तो जहाँ पे पिंटू जो भैया होगा यहाँ पे जब ये मून को देखोगे तो इसको ये शाइनी मून नजर आएगा। इनफैक्ट मून के पास अपनी लाइट नहीं होती है, बट उसके पास जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्टेड वेव्स होती हैं। कहाँ से? सन से। आई होप आपको इतना समझ आया होगा, इसमें कोनो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये तो हमने पढ़ लिया, आगे चलते हैं और आप पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 लॉज हैं। पहले लॉज को पढ़ लेते हैं, फिर मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा लॉज क्या क्या है। यहाँ पे कहता है द इंसिडेंट रेज द नॉर्मल एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, एक हो गया, ठीक है जी। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या कहता है भैया जी। यहाँ पे दोनों लॉ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ओके ऑलराइट, मुझे लगता है कि आपको ये विजिबल होगा तीनों चीज़ें। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंसिडेंट रेज, नॉर्मल, इनफ्लेक्ट है, और ये आपको सरफेस पे नजर आती होगी, ठीक है। रफ सरफेस है या स्मूथ सरफेस है, हार्डली मैटर। देख लेते हैं यहाँ पे। सपोज हमारे पास ये नीचे एक सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, ठीक है भैया। आपने एक नीचे मिरर रख दिया, जो जिससे आप मुंह देखते हो ना सवेरे जाकर, तो आपने वो ड्रेसिंग टेबल का मिरर निकाल कर नीचे रख दिया, या आप यहाँ पे भी इसको प्लेस कर सकते हो, कैन भी प्लेस कर सकते हो, हार्डली मैटर करता है। हमें यहाँ पे शो करना मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्शन की, भाई रिफ्लेक्शन किस तरह से होती है। अच्छा, आप यहाँ से एक इंसिडेंट रेज करवाओगे उसके ऊपर, ठीक है ना। क्या करवाओगे आप? एक इंसिडेंट रेज इसके ऊपर करवाओगे, तो ये जो इंसिडेंट रेज होगी ना, ये रिफ्लेक्ट बैक होगी। क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक होगी। आया ना समझ आपको? ये इंसिडेंट रेज और ये रिफ्लेक्ट बैक होगी। बट एक चीज़ यहाँ पे आप क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे आप एक नॉर्मल लगाने वाले। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे बनाने की बेहतर कोशिश करूँगा। हमारे पास एक नीचे एक सरफेस है, ठीक है, कोई भी एक स्मूथ सरफेस है, और यहाँ से मैंने एक बीम ऑफ लाइट को टकराया, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। क्या बोले भाई? ये इंसिडेंट लाइट बोला, ठीक है ना। अच्छा, तुम्हें पता है सरफेस से परपेंडिकुलर अगर हम एक लाइन ड्रा करेंगे तो ये हमारे पास नॉर्मल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये हमारे पास नॉर्मल बन जाएगा। मैं इसको इस पेन से लिखने की कोशिश करूंगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया भाई? इस पॉइंट का नाम लेते हैं ओ, ठीक है ना। यहाँ पे एन की बात करता हूँ तो ये नॉर्मल है, मतलब हमारी सरफेस जो परपेंडिकुलर चीज़ होती है उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। यहाँ पे हमने इंसिडेंट लाइट को क्या किया? इंसिडेंट किया यहाँ पे, और विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने देखा कि ये बेंड हो गया। क्या हो गया भाई? बेंड हो गया। तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रेज। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रेज। The ray which fall on the surface of an object is called incident ray. The ray which reflect back from a surface is called reflected rays. इतना हो गया समझ? सॉरी। अच्छा, यहाँ जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे भाई? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा विद नॉर्मल, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। और ये ला कहता है, इसका एक ला कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 40 डिग्री, ये भी 30 डिग्री होगा। अगर ये 40 डिग्री होगा तो ये भी 40 डिग्री होगा। सिंपल बात मान लेते हैं। सॉरी गाइस, यहाँ पे हमने एक सरफेस ले लिया और ऊपर से एक नॉर्मल ले लिया। अगर यहाँ पे मैं एंगल बनाता हूँ इंसिडेंस 30 डिग्री का, तो ये भी बनेगा 30 डिग्री का, मतलब ये 30 डिग्री के। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ 40 डिग्री का, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा? 40 डिग्री का एंगल बनेगा। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस सॉरी गाइस, आई एम रियली सॉरी गाइस, थोड़ा सा सेहत खराब है। तो एनीवेज कैरी ऑन करते हैं। हमने क्या देखा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इतना हो गया क्लियर। और सेकंड लॉ क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। अब सेकंड लॉ क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। सेकंड लॉ को अंडरस्टैंड करते हैं हम। यहां से देखो क्या कहता है सेकंड लॉ। कहता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये एक ही प्लेन पे सब पढ़ रहे हैं, तो इसको बोलेंगे सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आ गया समझ अच्छी तरह से। सेकंड लॉ कहता है द इंसिडेंट रेज, द रिफ्लेक्टेड रेज एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो इसको हम बोलेंगे सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप इतना आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा, एंड नहीं आया तो डेफिनेटली आगे जब हम कवर करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। अच्छा, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है भाई? रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब है जब आपके पास सरफेस रेगुलर होती है। देख लेते हैं। when a light ray is reflected from the smooth surface, the reflected is called regular reflection। आपके पास एक स्मूथ सरफेस थी और यहाँ से आपने लाइट इंसिडेंट की और ये वापस आ गई, तो इसको क्या बोलेंगे हम? स्मूथ रिफ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। इन रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है भाई? ए पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रेज इज रिफ्लेक्टेड एज पैरेलल बीम इन द डायरेक्शन। एग्जांपल आपने ये देखा होगा कि यहाँ पे जिस एंगल से आप ड्रॉप करोगे उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट होगी, तो ये एक स्मूथ सरफेस है, यहाँ पे ये काम चल रहा है। आई होप आपको इतना ये समझ आया होगा। अच्छा, एक होता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या होता है? जिसमें आपके पास सरफेस होती है वो रफ होती है। सरफेस अच्छी तरह से नहीं होती है, बल्कि सरफेस आपकी होगी रफ होगी, ठीक है। व्हेन ऑल द पैरेलल, इसमें आपने क्या देखा? देखो ये इसके पैरेलल है, ब्लैक वाली देखो पहले, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये सभी एक दूसरे के क्या है? पैरेलल हैं, ठीक है ना। तो जो स्मूथ या जो हम देखें तो जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होते हैं उसमें ये इंसिडेंट रेज ऑलवेज एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और रिफ्लेक्टेड रेज भी ऑलवेज एक दूसरे के पैरेलल होती है। बट इन केस ऑफ डिफ्यूज रेज की बात करें तो ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती है। मिसाल के तौर पर ये आप देखोगे इंसिडेंट रेज है और ये आप देखोगे रिफ्लेक्टेड रेज है, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे हमें यही पढ़ना था जो आपने यहाँ पे ऊपर पढ़ लिया। अच्छी तरह से आगे देख लेते हैं।
कहता है आप देख लेते हैं रिफ्लेक्टर लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। ये कहता है अगर एक लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो वापस भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक सरफेस में बना लेता हूँ यहाँ पे, ओके, एक सरफेस में बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, और यहाँ पे एक लाइट में इंसिडेंट करता हूँ तो ये लाइट आएगा यहाँ पे इंसिडेंट होगी, ये यहाँ पे जाएगी, ये रिफ्लेक्ट होगी, बट ये जब इस मिरर पे गिरेगी, इस मिरर पे जब गिरेगी तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी। तो हमने क्या देखा, जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है वो फर्दर बैक रिफ्लेक्ट हो सकती है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नोट करके रखना। अच्छा, अगर क्वेश्चन आ गया कि भाई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर है उससे आपकी जो इंपॉर्टेंट इमेजेस बनती है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो यहाँ पे मेंशन डाउन कर देते हैं। द इमेज फॉर्म बाय ये प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। आपकी इमेज क्या होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, ये याद रखा। द डिस्टेंस ऑफ एन इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपका जो इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। द साइज ऑफ एन इमेज इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये भी आप याद करके जाएंगे, हो सकता है आपको एग्जाम में आ जाए, तो अच्छी तरह से इसको भी याद करके जाएंगे, ठीक है ना। ये गुड में लिख देता हूँ ताकि आप इस पर फोकस करें। आगे देख लेता हूँ, द इमेज फॉर्मेट इन द प्लेन मिरर इज लिटरली इन्वर्टेड। जब प्लेन मिरर में कोई भी इमेज बनती है तो वो क्या होता है, इन्वर्टेड होती है। अब इन्वर्टेड होता क्या भाई, मैं आपको इस तरह से बता देता हूँ, ठीक है, ये टर्म को बता देता हूँ। आपने कभी गाड़ियों में देखा होगा ना, जो एम्बुलेंस होती है उसके भी उल्टा हुआ लिखा रहता है, या मैं एक तरह बताता हूँ। अगर यहाँ पे लिखा है रेड, क्या लिखा है भाई यहाँ पे, रेड, RED, ठीक है ना, यहाँ पे रेड लिखा है, और बीच में आप क्या लगा दिया, बीच में आपने एक मिरर लगा दिया एक मिरर, और मिरर में जब आप देखोगे तो आपको ये इस तरह से मिलेगा DER। ये जो होता है ना, इसे कहते हैं इन्वर्टेड, ये कहते हैं, या इन्वर्जन, इसे कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। इसी को कहते हैं कि आपकी इमेज का उल्टा हो जाना, बिल्कुल, ठीक है ना। जो आपके करीब था वो करीब था, और जो दूर है वो दूर चला गया। इसको कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। आपको ये समझ आएगा। ये बीच में हमने मिरर रखा, D था, इसको उल्टा कर दिया, E को भी उल्टा कर दिया और R को भी उल्टा कर दिया, इसको हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा होगा तो इसके बारे में और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे क्या मेंशन कर रखा है, ऑलराइट, सॉरी गाइस। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पेरिस्कोप के बारे में। पेरिस्कोप होती क्या है? पेरिस्कोप इज ए डिवाइस यूज्ड टू सी द ऑब्जेक्ट दैट आर आउट ऑफ द डायरेक्ट लाइन ऑफ द साइट, ठीक है। आपको जो साइट में नहीं होते उसको देखने के लिए आपके पास एक पेरिस्कोप होती है। मिसाल के तौर पर मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल भी है। पेरिस्कोप को थोड़ा सा अगर देख लेते हैं, डेफिनेशन आ सकती है, तो आपको बोलना है कि पेरिस्कोप की होता है। आप बोलोगे पेरिस्कोप इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू सी द ऑब्जेक्ट दैट आर आउट ऑफ द डायरेक्ट लाइट ऑफ द साइट। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द रिफ्लेक्टेड लाइट इज रिफ्लेक्टेड अगेन। तो रिफ्लेक्टेड लाइट ऑलवेज रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। यहाँ पे आसानी से आपको बता दिया गया। यहाँ पे देखो, मिसाल के तौर पर यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यहाँ पे कोई बंदा है जिसको कोई चीज़ दिखनी है, ठीक है ना, और चीज़ यहाँ पे तो नहीं है, बट चीज़ यहाँ पे है। कहाँ पे है चीज़? यहाँ पे है। तो ये इस तरह से नहीं देख पाएगा। अब यहाँ पे क्या करेगा, रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल को इस्तेमाल करेगा, ठीक है। यहाँ से जब ये देखेगा, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है ना, तो इसकी लाइट पड़ेगी इसके ऊपर, ठीक है। ऑब्जेक्ट की लाइट, ये जो ऑब्जेक्ट इसकी लाइट पड़ेगी इस मिरर के ऊपर। अब ये 45 डिग्री पे है, तो यहाँ पे एंगल बनाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। जब ये यहाँ से आएगा तो सीधा बंदे की आंख में आएगा। तो इसको कहते हैं पेरिस्कोप से किसी चीज़ को देखना। आपको ऐसा समझ, ये ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, बट ये बंदा था यहाँ पे, इसने इतने दूर से ये ऑब्जेक्ट देख ली विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। मल्टीपल इमेज का क्या कंसेप्ट है ये भी देख लेते हैं, एग्जाम में आने के चांसेस लगे रहते हैं, तो लेट्स हैव इट। There are multiple images of an object formed when two plane mirror are kept inclined at each other। आपने ये मूवीज में देखा होगा कि जब आप दो प्लेन मिरर रखते हैं तो वहाँ पे आपको मल्टीपल इमेजेस मिलती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इसको इलस्ट्रेट भी किया गया है, ठीक है ना। और यहाँ पे है एक और चीज़ देख लेते हैं, टिप क्या होता है। क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर में, टिप बताएं तो क्या होता है। ये वो वाली टिप नहीं है, ये है फिजिक्स की टिप। और एक और पॉइंट में बताना भूल गया था, याद रखना, अगर आप स्टडी करें लाइट को या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लाइट के रिलेटेड कुछ भी स्टडी करते हैं उसको कहते हैं ऑप्टिक्स। क्या कहते हैं? OPTICS। फिजिक्स में इसका पर्टिकुलर मकाम है, फिजिक्स में इसको एक पर्टिकुलर साइंस की ब्रांच दी गई है, इसको हम कहते हैं ऑप्टिक्स। और जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है ना। आपने देखोगा जो आई की डिफेक्ट होते हैं वो मतलब सभी इसके रिलेटेड हैं, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। टिप्स की बात करते हैं बच्चे। टिप्स होता क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्मेड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द टू प्लेन मिरर इज पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है ना। आपने यहाँ पे देखा, जब इनफाइनाइट नंबर, हमारे पास दो पैरेलल इमेजेस मिरर रखेंगे, बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, जब इसकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बन जाएगी उसको हम बोलेंगे टिप्स बोल देंगे। कोनो कन्फ्यूजन नहीं है। कैलेडोस्कोप ये भी आ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख दो। जो आपके पास अगर कॉपी है तो उसको आप अंडरलाइन करके या हाईलाइट करके देखते रहेंगे, ठीक है ना। द कैलेडोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट कंटेनिंग इंक्लाइंड एंगल मिरर विच produce multiple images when small pieces of colorless glass are kept in it beautiful pattern are makes। तो ये एक किस्म का होता है जो आपको ब्यूटीफुल पैटर्न देता है, ठीक है ना। याद रखना, ये भी किस्म का हमारे पास क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, हमारे पास डिवाइस होता है जो काम करता है ऑन द
प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन, और जिसकी वजह से हमें मल्टीपल कलर्ड चीज़ें अगर हमें देखना हो या डेकोरेटिव चीज़ें हमें देखना हो तो वो हम देख सकते हैं, ठीक है ना। सनलाइट वाइट कलर हम इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। सनलाइट वाइट कलर अगर हम देखें तो सनलाइट अगर हम देखें तो यहाँ पे आप स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की क्या मतलब है भाई, लाइट स्कैटर हो जाती है इनटू डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स कलर। अगर हम वाइट लाइट की देखें तो उसके पास कितने कलर हैं, 7 कलर हैं, ठीक है। उसको हम डिनोट करते हैं विबगर से। यहाँ पे आगे लिखा होगा तो इसी को पढ़ लेते हैं, क्या कहता है ये, कहता है सनलाइट वाइट लाइट, सनलाइट इज ए वाइट लाइट एज कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। हमारे पास ये जो सनलाइट है इसमें कितने कलर होते हैं बच्चे, 7 कलर होते हैं, याद रखना। और इसको हम डिनोट करते हैं विबगर से, ठीक है ना। यहाँ पे आपको मिलेगा विबगर। विबगर होता क्या है, ये लिखा है विबगर, ठीक है ना। इसे कहते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये आपको डेफिनेटली 7 के 7 कलर मिल जाएंगे। तो ये 7 कलर किस में होते हैं, जो हमारे पास जो व्हाइट लाइट होती है, बाहर आप व्हाइट लाइट देखते हो इसमें ये 7 कलर होते हैं। इतना क्लियर है अच्छी तरह से। अब पढ़ते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन का मतलब होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है ना। ये स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, इनफैक्ट ये होगा स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। हमने ये पढ़ा। व्हाइट लाइट की बात करते हैं तो जब ये पास करती है किसी भी प्रिज्म से तो ये स्प्लिट कर जाती है इनटू 7 कलर। हमारे पास एक प्रिज्म है, आप देख रहे हैं यहाँ पे इमेज में, ठीक है ना। यहाँ पे हमने एक लाइट पास की और ये क्या करेगी, 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है। क्या करेगी, 7 कलर में ये स्प्लिट हो जाएगी ईजिली। यहाँ पे हमने दिया, ये 7 कलर में चली जाएगी और नीचे आपको देगी VIBYOR विबगर, ये वाला कलर देगी आपको, 7 कलर दे देगी, ठीक है ना। अब इसमें आपने क्या देखा कि मोस्ट डिविएटेड कलर कौन सा, याद रखना जो मोस्ट डिविएटेड है, मोस्ट ज़्यादा बिल्डिंग वाला कलर वायलेट है, और जो लीस्ट डिविएटेड है वो क्या है आपको, रेड है। यही रीज़न है कि जब आप देखते हो इवनिंग टाइम एंड मॉर्निंग टाइम जो आपको जो रेड नज़र आता है, जो आपका सन होता है वो आपको रेड और ऑरेंज टाइप का नज़र आता है, ठीक है ना। रेड प्लस ऑरेंज का नज़र आता है भाई आपको सन, जो आपको सुबह या शाम को देखते हो। वो इसी वजह से देखते हो क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रेशन की वजह से रेड कलर कम डिविएट होता है, बट बाकी कलर से भी ज़्यादा डिविएट हो जाते हैं। इतना आई होप आपको आया होगा समझ। ये होता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इसमें इतना ही, आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब आता है ह्यूमन आई के बारे में। ह्यूमन आई क्या होता है, क्या ह्यूमन आई की यहाँ पे फिगर देख लेते हैं। यह है ह्यूमन आई, अच्छी तरह से आप देखोगे क्या पढ़ने भाई। इसके जो ऊपर होते हैं उसे कहते हैं सैलरी मसल, यहाँ पे जिसको कंट्रोल करके रखते हैं वो कहते हैं सैलरी मसल। ये जो ब्लैक ब्लैक होता है ना, आप अपनी आंखों में देखो उसको कहते हैं पुपल, क्या कहते हैं, और इसी से लाइट आपको अंदर जाती है। ये होता है इरिस जो एडजस्ट करता है लाइट को, ठीक है ना। आपके आई जो है वो एक लेंस की फॉर्मेट है, इसको हम कहते हैं कन्वेक्स लेंस। और कॉर्निया होगा, आपको ऊपर जो वाइट मेम्ब्रेन मिलेगी, पीछे आपकी इमेज बनती है, यहाँ पे जाके इसको कहते हैं रेटिना, ठीक है ना। रेटिना से मैसेज जाती है आपके ब्रेन में, यहाँ पे आपका ब्रेन है और ये मैसेज जाती है ऑप्टिकल नर्व से जाती है, और रेटिना यहाँ पे पीछे है, और ये आप अच्छी तरह से डायग्राम में देख सकते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आपको है सैलरी मसल। सैलरी मसल का मतलब है रिलैक्स एंड कंट्रैक्ट करना, मतलब फोकल लेंथ को एडजस्ट करना। सैलरी मसल का काम होता है इरिस। अगर आप देखोगे तो लाइट की इंटेंसिटी को ज़्यादा अंदर जाने देना है, कम जाने देना है, तो ये इरिस का काम होता है। पपल की बात करें तो ये क्या काम होता है भाई, आपको जो आई में ब्लैक ब्लैक होता है उसको पपल कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि लाइट अंदर कितनी जाएगी। लेंस की बात करें तो हमारी जो आई हिस्सा होती है वो कन्वेक्स लेंस होती है, और कॉर्निया वाइट मेम्ब्रेन होती है, और इसके पीछे यहाँ से मैसेज जाती है कहाँ पे, लाइट में एंटर करता हूँ, यहाँ से सीधा लाइट जाएगी, कहाँ पे जाएगी भाई, यहाँ पे इमेज बनेगी, यहाँ पे मल्टीपल लाइट जाके यहाँ पे इमेज बनती हैं, और यहाँ पे इमेज बन के क्या जाती है, दिमाग के पास जाती है। अच्छा, यहाँ पे जो रेटिना होता है इसके पास 2 तरह के सेल होते हैं, एक होते हैं रॉड्स होते हैं और एक होते हैं कून्स होते हैं। आगे हम पढ़ते हैं रॉड्स और कून्स के क्या काम होते हैं, डिटेल में इसको भी डिस्कस करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, सीधा इसके बारे में थोड़ा सा हल्का सा देख लेते हैं। अगर आप इसके नोट लेना चाहते हो डेफिनेटली यू कैन गो। कॉर्निया की बात करें तो क्या होता है, इट इज़ द ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई फ्रॉम वेयर द लाइट एंटर इनटू द आई, ठीक है ना। इरिस की बात करें, बिहाइंड द कॉर्निया डार्क मस्कुलर्स, ओके, हमने इरिस बर्ड पपल की बात करें, इट इज इन द इरिस देयर इज ए स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द पुपल। द पुपल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ सनलाइट एंटर इन द ह्यूमन आई। द साइज ऑफ द पुपल इज रेगुलेटेड बाय द इरिस। साइज इरिस की वजह से रेगुलेट करता है। रेटिना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़ के जाएंगे। रेटिना क्या करता है भाई, रेटिना, द रेटिना इज स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज फॉर्मड बाय द लेंस, ठीक है ना। कून सेल की बात करें, देखो अब क्या होता है कि आपके जो रेटिना पे 2 तरह के सेल होते हैं, एक होता है कून सेल होते हैं और एक होता है रॉड सेल होते हैं, ठीक है ना। आप जो दिन को देखते हो ना भाई, जो दिन को देखते हो डे टाइम देखने के लिए जो सेल रिस्पॉन्सिबल है उनको हम कहते हैं कून सेल। क्या कहते हैं उनको, कून सेल कहते हैं। और जब आप रात को देखते हो तो रात को जो रिस्पॉन्सिबल है तो उन्हें कहते हैं रॉड सेल। रात से रॉड, रात से रैड, ठीक है ना। रात से रात एंड रात से रॉड सेल। एक कोई भी ऑर्गेनिज्म रात को देखता है तो किस वजह से देखेगा, रॉड सेल की वजह से देखेगा। तो एक छोटे से नमूने का आप देखोगे, आपके पास जो अव्वल होता है ना, अव्वल दिन को सो जाता है और रात को एक्टिव रहता है, ठीक है। OWL, इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब है कि अगर हम अव्वल को देखें तो उसको कून सेल नहीं है, मतलब वो दिन को कुछ नहीं देख सकता। दिन को देखने के लिए जो सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं कून सेल।
अव्वल तो नहीं देख सकता, इसके लिए उसको दिन को नहीं दिखता क्योंकि उसके पास खून सेल नहीं है। अगर ह्यूमन की बात करें तो उसके पास बहुत ज़्यादा खून सेल है क्योंकि ये दिन को बहुत ज़्यादा देखता है, इसके पास कम है रॉड सेल, इसके पास बहुत कम है, ठीक है ना, इसलिए ये रात को नहीं देख पाता। अगर इंसान के पास भी रॉड सेल होते तो वो रात को देख पाता। आए समझ आपको अच्छी तरह से। अब देखते हैं ये क्या कहता है यहाँ पे, कहता है दे आर द नर्व सेल ऑन द रेटिना इन द शेप ऑफ कोन्स विच सेंसिटिव टू द ब्राइट लाइट, ये ब्राइट लाइट को सेंसिटिव होते हैं जो दिन को होती है। रेड सेल की बात करें, नर्व सेल होते हैं ऑन द रेटिना शेप ऑफ द रॉड विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, जो रात की लाइट होती है उसको ये होती है। ब्लाइंड स्पॉट की बात करें, ये रेटिना के ऊपर वो एरिया होते हैं जहाँ पे इमेज नहीं बन पाती, ठीक है। द स्पॉट एट द रेटिना वेयर नो नर्व सेल इज प्रेजेंट, यहाँ पे कोई सेल ही नहीं प्रेजेंट होता और इस वजह से यहाँ पे कोई भी विजिबल थिंग या इमेज नहीं बन पाती। आप इमेज में आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। इतना हो गया क्लियर। परसिस्टेंस ऑफ विजन, ठीक है ना। अब देखेंगे हमारी आई जो होती है उसमें क्या क्या डिफेक्ट आ जाते हैं, यहाँ पे हम डिफेक्ट भी पढ़ेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। क्या कहता है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट परसिस्ट ऑन द रेटिना ऑफ एन आई फॉर अबाउट, अब परसिस्टेंट का मतलब है कि आपके रेटिना के ऊपर कितने टाइम के लिए इमेज रहती है। आप जब दिन को जाते हो बाहर हज़ारों करोड़ों लोगों को देखते हो, हज़ारों लोगों को तो देखते होगे एटलीस्ट, तो आप किसी को भी देखते हो तो आपके जो रेटिना पे वो रहती है 1/16 सेकंड, मतलब 1 सेकंड का 16th हिस्सा वो रहती है, उसके बाद फ़ौरन गायब। अगर आप उसको याद करोगे तो याद रहेगी, बट एक इमेज जो बनती है वो 1/16 टाइम वो क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है। ये बात याद रखेंगे। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट persistent on the retina of an eye is for about 1/16 second even after the object has disappeared। किसी भी चीज़ को देखते हो तो आप आंखें बंद करोगे, आपके सामने कुछ चीज़ है, ठीक है, आपके सामने अभी क्या है, स्क्रीन है, गौर से देखो। आंखें बंद करोगे या किसी और चीज़ को देखा आपके सामने, अभी फिलहाल आपके सामने डिश टीवी होगी या कुछ भी और हो सकता है, आपके सामने फ्रिज है, कोई आपके ब्रदर, आप उसको देखो, आंखें बंद करो तो नियर अबाउट 16, 1 सेकंड का 16वां हिस्सा, मतलब 1 सेकंड को 100 में डिवाइड करो और उसे 16 ले लो, उतने टाइम तक आप उस चीज़ को देख सकते हो। मतलब 1 सेकंड से कम तक आपके पास इमेज का वो थोड़ा सा मेमोरी क्रिएट रहेगी, आप किसी भी चीज़ को देखते हो। इतना हो गया क्लियर, ठीक है भाई। और इसको कहते हैं परसिस्टेंट ऑफ विजन, ठीक है ना। अगर आपको पूछता है कि नॉर्मल परसिस्टेंट ऑफ विजन का, तो आप बोलोगे सर 1/16 सेकंड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल परसिस्टेंट विजन यही है। और अगर आप देखेंगे तो आप इमेज को कितने करीब से देख सकते हैं। कोई भी चीज़ होती है तो उसके लिए एक नॉर्मल रेंज होती है आई को देखने की, याद रखना। आप अपने सामने हाथ रखो एंड अगर आपका हाथ 25 सेंटीमीटर से आगे है, मतलब आपके साइड है, तो आप नहीं देख पाओगे, अगर दूर है तो आप देख पाओगे, ठीक है। यहाँ पे एक इंसान है, मैं एक बात करता हूँ, यहाँ पे इंसान बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे क्या है भाई, एक इंसान है और यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर इसके बीच में 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो ये देख पाएगा। अगर ये करीब आ गया, मिसाल के तौर पर अगर ये क्या आ गया भाई, अगर ये करीब आ गया ये ऑब्जेक्ट, तो इसको नहीं देख पाएगा। आगे समझ आपको अच्छी तरह से, तो इसको ये नहीं देख पाएगा। तो इसका मतलब है ह्यूमन का आई का जो नॉर्मल विजन है वो 25 सेंटीमीटर है। अब डिफेक्ट ऑफ विजन की बात करें, आंखों में क्या क्या मसले हो सकते हैं, देखो यहाँ पे लिखा तो नहीं है डिटेल में, ठीक है, थोड़ा बहुत लिखा है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ही बयान कर दूंगा। थोड़ा सा बता देता हूँ। कंट्रैक्ट क्या होता है, कैटरैक्ट डिजीज़ है, क्या होती है एक कैटरैक्ट इज ए क्लाउडिंग इन द लेंस इन द आई विच लीड टू द डिक्रीज इन द विजन, ठीक है। क्या होता है कि आपकी जो क्लाउडिंग हो जाती है, मतलब आपकी आई है, आई के ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है वाइट किस्म की, और इसकी वजह से आपके अंदर लाइट नहीं जा पाती, इसको हम बोलते हैं कैटरैक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। यूवी रे से मोस्टली होता है, या जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेज हार्मफुल इंसान को हार्म कर देती है। नाइट ब्लाइंडनेस की बात करते हैं, जो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता ग्रीन और रेड में, ठीक है ना। विटामिन ओ की वजह से ये बंदा नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नाइट ब्लाइंडनेस इज एनएबिलिटी टू सी वेल एट नाइट और इन द पोर लाइट, इट काजेज ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए एंड लैक ऑफ रॉड सेल। बंदे के पास रॉड सेल नहीं होते तो वो अच्छी तरह से नहीं देख पाता। इसका मतलब सिंपल यही है, आपने यहाँ तक देखा होगा, ठीक है ना। कलर ब्लाइंडनेस की बात करें तो बंदा कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब है बंदा नाइट को नहीं देख सकता। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब बंदा कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। कलर क्या होते हैं भाई, लैक ऑफ कून्स की वजह से उसके पास कलर डिफरेंशिएशन एबिलिटी खत्म हो जाती है। मायोपिया की बात करें, मायोपिया एक ऐसा आई का डिफेक्ट होता है जिसमें एक बंदा दूर की चीज़ें नहीं देख सकता। अगर एक बंदा यहाँ पे है तो वो यहाँ की चीज़ें नहीं देख पाएगा, इसका मतलब है वो सिर्फ करीब की चीज़ें देख पाएगा, ठीक है। इसको ठीक करने के लिए एक मिरर इस्तेमाल है, उसका हम कहते हैं कनकेव मिरर। याद रखना, कनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं हम किसको ठीक करने के लिए, मायोपिया को ठीक करने के लिए। यहाँ पे लिखा होगा आई थिंक सो करेक्टिव सूटेबल लेंसेज लिखा है। सूटेबल लेंसेज का मतलब है कनकेव लेंस। आया समझ अच्छी तरह से। और इसी का एक भाई है जिसे कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया एक ऐसी कंडीशन होता है जिसमें एक बंदा है यहाँ पे, ये करीब का तो देख पाता है, यहाँ पे चीज़ देख पाएगा लेकिन दूर की चीज़ नहीं देख, सॉरी ये दूर की चीज़ तो देख पाएगा, मतलब दूर की देख पाएगा, करीब की नहीं देख पाएगा। इसको हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। हाइपरमेट्रोपी इज दैट इफेक्ट ऑफ विजन इन विच ए पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली दो ही कैन सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। इस चीज़ को देख पाएगा बट इसको नहीं देख पाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे,
इसको हम बोलेंगे हाइपरमेट्रोपिया। इसको किस तरह ठीक किया जाता है, हमारे पास एक लेंस है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कन्वेक्स लेंस। किसे ठीक किया जाता है भाई, कन्वेक्स लेंस से। इतना हो गया क्लियर अच्छी तरह से, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब आपको अपनी आई को केयर किस तरह करना है तो देख लेते हैं। आप डेफिनेटली यहाँ पे देखोगे क्या क्या केयर करने के तरीके हैं, यहाँ पे इनको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आप कहते हैं एडवाइस द यूटेबल, आपको अच्छी वाली गॉगल्स पहनना पड़ेगा, आप वो टेस्टेड किसी का इनके नहीं पहनेंगे। अपनी आई को फ्रीक्वेंटली क्लीन वाटर से धोएंगे, ठीक है ना। अपनी आई को रब नहीं करना, आप बुरी तरह से रब करते हो ना, जब आप सोए उठते हो तो इतनी बुरी तरह से रब करते हो, क्या बताऊँ यार, वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है बच्चों। उसमें क्या होता है, अगर आपकी आई में कुछ डस्ट पार्टिकल होंगे तो वो अंदर ही चला जाएंगे, तो उससे नुकसान हो जाएगा। और आपको सूरज को बिल्कुल डायरेक्ट नहीं देखना है, ये हम आई की केयर की बात करें तो आपको सूरज को भी बिल्कुल नहीं देखना है बच्चे, ठीक है ना। डू नॉट वर्क ऑन द रीड एंड डिम लाइट, आपको डिम लाइट में भी नहीं पढ़ना या ब्राइट लाइट में भी नहीं पढ़ना, दोनों लाइट हानिकारक है। डिम लाइट एज वेल एज ब्राइट लाइट दोनों आपके लिए क्या है, नुकसानदेह है, ठीक है ना। और इन केस ऑफ इन्फेक्शन आई कंटेक्ट डॉक्टर अली, अगर आपको आई को कभी क्या हो जाता है, कुछ इरिटेशन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाए तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है ना। इसके बाद कहता है अवॉइड वाचिंग टीवी ऑन द कंप्यूटर फॉर लॉन्ग सेशन, आप लंबे वक्त के लिए आप मतलब 6 7 8 घंटे आप फ़ोन मत देखो, टीवी मत देखो, 3 4 घंटे फ़ोन मत टीवी मत देखो, आपको ब्रेक देना चाहिए, तब आपकी आइज़ सलामत रहेगी। उसके बाद लास्ट के पॉइंट कहता है कि ईट ए बैलेंस्ड डाइट रिच विटामिन ए, जिसमें विटामिन ए होना चाहिए। विटामिन ए इज प्रेजेंट इन द फूड लाइक कैरोट होना चाहिए, ब्रोकली होना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल होना चाहिए, और उसके बाद एग, मिल्क, कर्ड होना चाहिए और फ्रूट होना चाहिए। तो आप अगर ये इनका सेवन करोगे तो आपको क्या होगा भाई, आपकी चीज़ें मतलब आपकी लाइफ ठीक हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मुझे लगता है ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसके साथ ग्रो थ्रू होना चाहते हो तो आप डेफिनेटली गो थ्रू कीजिए, इसको भी देख लीजिए एक बार। यहाँ पे एक चीज़ मुझे बतानी थी, हाँ एक और सिस्टम क्या होता है भाई, एक बरेली सिस्टम याद रखना, बर्ली सिस्टम, सॉरी क्या, बरलाई सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें विजुअली इम्पोर्ट होता है, मतलब विजुअली इम्पेयर्ड बंदे जो देख नहीं सकते वो कैपेबल होते हैं देखने के, ठीक नहीं सॉरी कैपेबल नहीं होते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, लिख पढ़ सकते हैं। चैलेंज पर्सन कैन रीड एंड राइट द थिंग यूजिंग बैरली सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें विजुअली चैलेंज, एक बंदा जो नहीं देख सकता वो रीड एंड राइट कर सकता है यूजिंग दिस सिस्टम। ऐसा समझ, ये कभी ऑब्जेक्टिव आ सकते हो तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ें तो डेफिनेटली यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ सकते हैं। इसको डेवलप करने वाला खुद से बैरली था। एंड ये था हमारा मैराथन किसके ऊपर, इसको हम बोलेंगे वन शॉट वीडियो ऑन लाइट के ऊपर। लाइट के ऊपर हमारा वन शॉट वीडियो था। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। देखो जाने से पहले ज़रूर कहेंगे हमारे चैनल को एजुकेट ऑल EDUCATE एजुकेट ऑल राशिद को ज़रूर सब्सक्राइब करें, RAASHADZ, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं एक और मैराथन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू गाइज़। आप हमें बताएंगे कि हम आपके लिए कौन सा मैराथन लेकर आएँ। थैंक यू गाइज़।